guys, welcome back to my channel. Hope you all are absolutely fine. So guys, in this video we will discuss about how to become नायब तहसीलदार in Jammu and Kashmir. So guys, जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप सबको बता चुका हूँ कि यहाँ पे GAD की तरफ से जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से 4000 वैकेंसीज जो है वो JKSSB को रेफ़र की गई हैं. तो गाइज़ उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स कर रहे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे थे कि सर प्लीज़ यहाँ पे नायब तहसीलदार पे एक सेपरेट वीडियो अपलोड की जाए और उसमें हमें बताया जाए कि इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है और सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहता है. सो गाइज़ सभी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो गाइज़ आपसे गुजारिश है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करें. अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं सो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को. सो गाइज विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन. आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो है. अभी तक JKSSB ने नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट 2022 के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आउट नहीं किया है. अभी सिर्फ आपकी वैकेंसीज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर 122 वैकेंसीज GAD की तरफ से रेफ़र की गई हैं. तो यहाँ पे आपको नायब तहसीलदार की वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी. सो ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है. सो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो पाए. विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब प्रोफाइल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग नायब तहसीलदार, हाउ टू बिकम नायब तहसीलदार इन जम्मू एंड कश्मीर. सो गाइज इसमें हम 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जॉब्स प्रोफाइल, उसके बाद एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, उसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है और उसके बाद सिलेबस क्या रहता है. ये सभी डिटेल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करें. सो गाइज सबसे पहले अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल में सबसे पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये जो नायब तहसीलदार की वैकेंसी होती है, नायब तहसीलदार की जो पोस्ट होती है, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है. तो गाइज़ लेट मी क्लियर यू टू ऑल कि ये जो पोस्ट होती है नायब तहसीलदार की, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर होती है. इसका जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट. ओके गाइज़, ये आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट कि जैसे तहसीलदार होता है, तहसीलदार क्या होता है, हेड ऑफ द तहसील्स. तो ये जो नायब तहसीलदार होता है ये हेड होता है. नायब तहसीलदार इज़ द हेड ऑफ द नियाबत. नियाबत क्या है, नियाबत एक उर्दू का वर्ड है. ठीक है गाइस, नियाबत एक उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया, कोई भी एरिया. सो एक पर्टिकुलर एरिया का जो हेड होता है वो कौन होता है जी, नायब तहसीलदार होता है. ओके गाइज, नेक्स्ट पॉइंट कि जॉब प्रोफाइल के अंदर नायब तहसीलदार का क्या काम होता है, क्या काम करता है नायब तहसीलदार. सबसे पहला जो काम होता है नायब तहसीलदार का वो ये होता है कि नायब तहसीलदार को असिस्ट करता है रिगार्डिंग द रेवेन्यू मैटर, लैंड मैटर. जो भी लैंड मैटर या रेवेन्यू के मैटर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग तहसीलदार को नायब तहसीलदार असिस्ट करता है. सेकंड पॉइंट कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेल्प करता है तहसीलदार की हेल्प करता है नायब तहसीलदार इन द प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड. ओके गाइज, उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये जो नायब तहसीलदार होता है ही आर शी एक्ट एज एन असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड क्लास. ओके गाइज, इसको क्या हम कहते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड क्लास. और अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर पर्पज़ की,
तो नायब तहसीलदार ही आर शी एक्ट एज एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उसके अलावा इसका क्या काम होता है नायब तहसीलदार का? एनी अदर वर्क असाइंड बाय द डिप्टी कमिश्नर। इसके अलावा कोई भी अगर डिप्टी कमिश्नर इसको वर्क असाइन करता है तो वो वर्क्स जो है वो नायब तहसीलदार को करना होता है। सो गाइज लेट मी क्लियर यू ऑल, दीज आर द 4 वर्क्स ऑफ नायब तहसीलदार। ये मैंने 4 आपके नायब तहसीलदार के काम आपको बता दिए। सबसे पहला काम कि ये तहसीलदार को असिस्ट करता है रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर या लैंड मैटर। दूसरी बात ये जो अगर हम बात करें अंडर रेवेन्यू एक्ट जम्मू एंड कश्मीर, उसके रिगार्डिंग बात करें तो असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड क्लास। और अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर पर्पसेस की तो तहसीलदार जो होता है नायब तहसीलदार एक्ट एज एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ओके गाइज, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज how much number of vacancies in जम्मू एंड कश्मीर। नायब तहसीलदार की कितनी वैकेंसीज हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर? सो अगर हम बात करें SRO 657, अकॉर्डिंग टू SRO 657 इसका जो नोटिफिकेशन है वो 25 अक्टूबर 2019 को आया था। तो उसके अकॉर्डिंगली SRO 656 के अकॉर्डिंगली 605 सैंक्शन जो है वो स्ट्रेंथ थी, 605 वैकेंसीज थी। ठीक है, तो अब कितनी वैकेंसी फिल हो चुकी है, कितनी वैकेंसी वैकेंट है, इसका आइडिया हमारे पास नहीं है। बट इसका जो आइडिया है वो किसके पास होगा? या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होगा। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने JKSSB को पोस्ट रेफर की हैं तो JKSSB के पास होगा, या फिर GAD के पास इसका आइडिया होगा। ओके गाइज, अब देखो नाउ द क्वेश्चन रेज इज कि अगर 607 सैंक्शन पोस्ट हैं तो कितनी पोस्ट फिल हो गई हैं और कितनी पोस्ट रह गई हैं? दिस इज अ क्वेश्चन गोइंग इन आवर माइंड। लेट मी क्लियर यू ऑल। ये जो नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट होती है गाइस, इसके अंदर क्या होता है कि 45%, मैं आपको बता दूं 45% जो है वो इसकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, 45% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और 55% जो है वो इसकी प्रमोशन बेस्ड होती है, प्रमोशन बेस्ड। अब मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि डायरेक्ट कैसे होती है और प्रमोशन बेस्ड कैसे होती है। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें 45% जो है वो सीट्स जो है वो रिजर्व होती हैं और आपकी डायरेक्ट जो है वो रिक्रूटमेंट हो जाती है। आपको डायरेक्ट अपॉइंट कर दिया जाता है नायब तहसीलदार। सो प्रमोशन बेस्ड कैसे होती है कि अगर आप इफ़ समवन इज़ अपॉइंटेड एज पटवारी, अगर कोई पटवारी बनता है तो जब वो प्रमोट होता है तो प्रमोशन होने के बाद वो नायब तहसीलदार जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है। ऐसे जो है वो इनकी रिक्रूटमेंट जो है वो नायब तहसीलदार की होती है। 45% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और 55% इसकी प्रमोशन बेस्ड रिक्रूटमेंट होती है। ओके गाइज, नेक्स्ट पॉइंट ये अदर डेजिग्नेशन ऑफ नायब तहसीलदार। इसके अलावा कौन कौन से वो नाम हैं जिनसे हम नायब तहसीलदार को जानते हैं? सबसे पहला नाम असिस्टेंट रेवेन्यू अटॉर्नी भी हम नायब तहसीलदार को बोलते हैं। दूसरी बात रीडर टू डिविजनल कमिश्नर भी बोलते हैं, PA टू DC भी बोलते हैं और हम इसको इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। ये दूसरे नाम हैं किसके? नायब तहसीलदार की। ओके गाइस, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कि लास्ट टाइम नायब तहसीलदार की जो वैकेंसीज हैं वो कब आई थी। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो लास्ट टाइम नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट आई थी ये 2015 में आई थी और इसका जो एग्ज़ाम है वो 2018 में हुआ था। सो सारा जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है ये कंप्लीट हुआ था 2020 में। फाइनल लिस्ट जो है वो 2020 में आई थी। ओके गाइज, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2015 से लेकर 2020 में अराउंड 5 इयर्स जो है वो लग गए थे इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में। सो अभी तक अब जो है वो 2022 चल रहा है तो यहाँ पे 7 लॉन्ग ईयर्स हो गए हैं, 7 साल हो चुके हैं, अभी तक नायब तहसीलदार की वैकेंसीज देखने को नहीं मिली हैं
और अब हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में आपको नायब तहसीलदार की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका सैलरी क्या होता है, पे स्केल इसका क्या रहता है। तो जो सैलरी पे स्केल होता है इसके अंदर लेवल 6E होती है। तो इनकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 35,900 से लेकर 1,13,500। स्टार्टिंग में आपको जो सैलरी दी जाती है वो 36,200 2 साल के लिए। और उसके बाद आपका जो जब ये प्रोमोशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो मिनिमम आपकी सैलरी रहती है वो रहती है जी 52,000 जो है वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड। ओके गाइस, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैरियर प्रोग्रेशन इसका क्या रहता है। ये मेरा बहुत फेवरेट पॉइंट है कि इसका कैरियर प्रोग्रेशन क्या रहता है। तो कैसे जो है वो नायब तहसीलदार की ग्रोथ होती है। तो फर्स्ट जो प्रमोशन होती है वो डिपेंड्स करती है लेंथ ऑफ ईयर्स कि कितने साल आपने काम किया। 8 से 10 साल आप जब काम कर लेते हैं एज आ नायब तहसीलदार, तो देन आपकी जो फर्स्ट प्रमोशन होती है आपको अपॉइंट किया जाता है तहसीलदार। ठीक है गाइस, उसके बाद जो आप अगर इट मीन्स अगर आप 28 ईयर्स की एज में नायब तहसीलदार बन जाते हैं तो उसके बाद 28 ईयर्स की एज में या 30 ईयर्स की एज में तो तब आपकी जो सेकंड प्रमोशन होगी वो होगी आप क्या बनेंगे, आप अपॉइंट होंगे SDM। ठीक है जी, SDM सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट आपको अपॉइंट किया जाता है। ये आपकी सेकंड प्रमोशन होती है। ओके गाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कैसे आप इसके अंदर सिलेक्ट होते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस से पहले मैं आपको बता दूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या रहता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आपके पास डोमिसाइल होना ज़रूरी है, डोमिसाइल जम्मू कश्मीर का होना चाहिए। सेकंड थिंग, आपकी एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर्स आपकी मिनिमम एज रखी गई है और 40 ईयर्स मैक्सिमम एज। ओके गाइज, उसके बाद अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। BA हैं, BSc हैं, BCom हैं या कुछ भी हैं, आप सिर्फ आपके पास UG यानी कि ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए विद नॉलेज ऑफ उर्दू की आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके गाइज, ये आपका होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन कैसे होती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम जो है वो आपका 3 टायर्स के अंदर होता है। 3 टायर आपके एग्ज़ाम्स के होते हैं। जो फर्स्ट टायर होता है उसके अंदर आपका रिटन एग्ज़ाम रहता है। जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो MCQ बेस्ड होता है और 120 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। ओके गाइज, 120 मार्क्स का जो आपका पेपर रहता है उसके अंदर 5 सेक्शंस होती हैं। MCQ पेपर डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, 5 सेक्शंस में वो डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली जो सेक्शन है वो है जर्नल इंग्लिश, सेकंड जर्नल स्टडीज़, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नंबर 4 GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर और नंबर 5 मेंसुरेशन। उसके बाद उसके बाद अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद फर्स्ट टायर के बाद आपका सेकंड टायर होता है। सेकंड टायर के लिए 1:5 की हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है सेकंड टायर के लिए। तो उसके बाद सेकंड टायर के अंदर क्या होता है कि आपका उर्दू का पेपर रहता है, उर्दू का एग्ज़ाम होता है। उर्दू आपका कंपलसरी होना चाहिए। उर्दू आपने अगर अभी से नहीं पढ़ा है तो आप अभी से स्टार्ट कर लें। उर्दू का जो पेपर रहता है इसके अंदर 2 सेक्शंस होती हैं। 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव MCQ रहता है और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव रहता है। और मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये जो आपका सेकंड टायर वाला एग्ज़ाम होता है इसको आपने सिर्फ क्वालिफाई करना है। सिर्फ 40% मार्क्स लेके आपने सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें अगर आप 60% ले लेते हैं या उससे अबव ले लेते हैं वो डजेंट मैटर, आपने सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, 50 मार्क्स का आपका MCQ और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव। ओके गाइज,
उसके बाद जो स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, यानी कि थर्ड टायर होता है। थर्ड जो टायर होता है उसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है। अब उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है, फाइनल रिजल्ट किसके बेस पे बनता है? जो आपका रिटन एग्जाम फर्स्ट टायर होता है उसके बेस पे, प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। अब जो आपने सेकंड जो उर्दू जिसको आपने सिर्फ क्वालिफाई किया है उसको उसका कोई रोल नहीं रहता, आपका रोल रहता है इंटरव्यू प्लस आपका जो रिटन एग्जाम होता है 120 मार्क्स का, ये दोनों जो है वो काउंट किए जाते हैं। ओके गाइज, अब हम डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस कि इसका सिलेबस क्या रहता है। सो सिलेबस 2015 का है, वही डिस्कस करेंगे। अभी इसके अंदर जो नया सिलेबस आएगा उसके अंदर कुछ माइनर चेंज हो सकते हैं, बट मेजर चेंज जो है वो नहीं होंगे। मैक्सिमम आपका सिलेबस यही रहेगा। तो इसमें 5 सेक्शन, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि क्वेश्चन पेपर के अंदर आपकी 5 सेक्शंस रहती हैं। 5 सेक्शंस में जर्नल इंग्लिश, जर्नल स्टडीज़, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर और मेंसुरेशन। तो जो आपकी जर्नल इंग्लिश रहती है ये 20 मार्क्स की रहती है। उसके बाद जो आपकी जर्नल स्टडीज़ रहती है ये 30 मार्क्स की रहती है। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहता है ये 30 मार्क्स का रहता है। जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर 25 मार्क्स का रहता है। और मेंसुरेशन जो है वो आपका 15 मार्क्स का रहता है। कुल मिला के आपका 120 मार्क्स का पेपर रहता है। सो गाइज, अब क्वेश्चन रेस होगा स्टूडेंट्स के माइंड में कि इसकी पोस्ट कब निकलेंगी। सो गाइज, पोस्ट जो है वो आपकी रेफर हो चुकी हैं JKSSB को। विद इन डेज आपको एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सो लास्ट में मैं आप सबको बता दूं कि इस पोस्ट का कौन से स्टूडेंट्स जो है वो फ़ायदा उठाएंगे। कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अगर हम उर्दू की बात करें, उर्दू लैंग्वेज जो है वो कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स शुरू से उर्दू को पढ़ते हैं। बट अगर हम बात करें जम्मू की, तो मैं अपनी खुद की बात करूं तो उर्दू तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। मुझे सिर्फ फल्लू के नाम तो ये कुछ ही आता है, बाकी मैं उर्दू ज़्यादा नहीं जानता हूँ। तो ऑलमोस्ट जम्मू के में जो भी हैं वो उर्दू कम ही जानते हैं। सो कश्मीर में अब इसका फ़ायदा जो है वो कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा उठाएंगे एज़ कम्पेयर टू जम्मू। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने उर्दू बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मेरी तरह हैं, तो आप उर्दू को पढ़ना स्टार्ट कीजिए अगर आप भी नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं। सो गाइज़, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आप नायब तहसीलदार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कैसे बन सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, फुल डिटेल्स मैंने आपको बता दी। सो गाइज़, अगर आपका कोई क्वेरीज रहती है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें 1 वे कम्युनिकेशन है, मैं सीधा बोले जा रहा हूँ, आप कोई भी रिस्पॉन्ड मुझे नहीं कर रहे हैं, तो आप रिस्पॉन्ड मुझे कमेंट के थ्रू करेंगे। वो हमारा जो है वो 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में यही बताना था। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।